एक काम करो, लास्ट 5 साल में कोई एक ऐप बताओ जो जेन्युइनली बेटर हुई हो, फास्टर, चीपर या ज्यादा यूजफुल हुई हो। आप सोचो, मैं वेट करता हूं। नहीं आ रहा ना, क्योंकि कोई है ही नहीं। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, बुक माई शो, जियो, एयरटेल सब लोग एक साथ कैसे बेकार हो गए? अगर आपको भी ये कोइंसिडेंस लग रहा है तो नहीं, यहां भी एक प्लान है। और ये कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मिडिल क्लास की जेबें खाली होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप बस मेरे को 15 मिनट दे दो और हम इनके इसी प्लान को एक्सपोज कर देंगे विद रियल लाइफ इंडियन ब्रांड्स के एग्जांपल्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब आप एक सेकंड के लिए 2016 में वापस जाओ। आपके पास एक नया जियो सिम है जिसमें अनलिमिटेड डेटा है और आप पहली बार बिना बफरिंग के यूट्यूब चला पा रहे हो। फिर आप कैब बुक कर रहे हो तो वो ऑटो से सस्ती है, खाना ऑर्डर कर रहे हो तो डिलीवरी फ्री है और रिचार्ज कर रहे हो तो कैशबैक मिल रहा है। हर चीज जेन्युइनली सस्ती थी, जेन्युइनली फास्ट थी और जेन्युइनली यूजफुल थी। तब तो ऐसा फील होने लगा था कि इंडिया फाइनली चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी आम आदमी के काम आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि चीजें कभी फ्री नहीं आती। तो जब सब कुछ सस्ता मिल रहा था तो ये हमसे हमारी आदत खरीद रहे थे। जैसे कि आपकी बाहर खाना खाने की आदत को घर पे ऑर्डर करने की आदत से बदल दिया गया, आपके राशन लाने की आदत को ब्लिंकिट से बदल दिया गया और ऐसी ही ना जाने कितनी आदतें हैं जो चली गई, क्योंकि हमने फ्री की चीजों के चक्कर में अपनी आदतों को खुशी खुशी बेच दिया। और ये सब जो भी हुआ, ये एक बड़े गेम का पहला मूव था और इस गेम का नाम है एनशिटिफिकेशन। आई नो, बड़ा ही अजीब सा वर्ड है, तो पहले इसका मतलब समझते हैं। तो एनशिटिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे कि एप्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ओवर टाइम बेकार हो जाते हैं। एंड ये चीज एकदम से नहीं होती, ये सारी चीजें 3 स्टेजेस में होती हैं और हम हर एक स्टेज की बात करेंगे। स्टेज 1 से शुरू करते हैं और इसका नाम है मेक योर यूजर हैप्पी। इस स्टेज में आपको अपनी ऐप को एक तो बहुत अच्छा बनाना है और दूसरा उसे इतना सस्ता करना है कि यूजर कॉम्पिटिटर को भूल जाए। जैसे फ्री डिलीवरी दो, चीप राइड्स दो और तब तक कैशबैक दो जब तक कंपटीशन खत्म ना हो जाए। इस स्टेज में प्लेटफॉर्म्स पैसा जलाते हैं और हर ट्रांजैक्शन पे लॉस लेते हैं, क्योंकि इस स्टेज में गोल प्रॉफिट का है ही नहीं, गोल है कि तुम्हें ऐप की आदत लगवा दे। अब इसको 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज के 3 एग्जांपल से समझते हैं और इन सब ने एक ही प्लेबुक को फॉलो किया है। तो पहला एग्जांपल है अर्बन कंपनी। ये एक होम सर्विसेज ऐप है जिसमें आप सैलून, क्लीनिंग या फिर रिपेयर सर्विस ले सकते हो और हमने कभी ना कभी इसको यूज भी करा है। स्टेज 1 में इनकी सर्विसेज इतनी सस्ती थी कि वो जो लोकल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन आपके घर के पास रहते थे उनका काम खत्म हो गया। अर्बन कंपनी ने डीपली सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोफेशनल्स को भेजा और ट्रांजैक्शंस पे बहुत लॉस लिया, सिर्फ इसलिए ताकि हमें आदत लग जाए, और हमें आदत लग भी गई। दूसरा एग्जांपल है जियो सिनेमा। 2023 में जियो सिनेमा ने $3 बिलियन में आईपीएल के डिजिटल राइट्स खरीदे और इसको कंप्लीटली फ्री स्ट्रीम किया। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई पेवॉल नहीं है, बस ऐप खोलो और देखो। और ये करने से हुआ क्या? एक मैच था जिसमें 32 मिलियन व्यूअर्स एक साथ वो मैच देख रहे थे। ये दुनिया में आज तक का सबसे ज्यादा देखा गया डिजिटल स्पोर्टिंग इवेंट था। लोग हॉटस्टार छोड़ के जियो सिनेमा पे आ गए और प्लेटफॉर्म ने एक साल में वो ऑडियंस बिल्ड की जो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे सालों में भी नहीं कर पाए। तीसरा एग्जांपल है हॉटस्टार। तो डिज्नी पे आने से पहले इंडिया में हॉटस्टार क्रिकेट का घर हुआ करता था और इनकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी भी अच्छी थी, इंटरफेस भी सुंदर था और सबसे बड़ी बात की स्ट्रीमिंग फ्री थी। ये सिंगल ऐप एक पूरी जनरेशन को ट्रेन कर रहा था कि क्रिकेट को मोबाइल पे भी देखा जा सकता है और धीरे धीरे हैबिट भी बन रही थी। तो ये था स्टेज 1, 3 अलग अलग सर्विसेज, होम रिपेयर, स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग और एंटरटेनमेंट। और सबका पैटर्न एक ही है, फ्री दो, कन्वीनियंस बढ़ाओ और कंपटीशन को खत्म करो। और ये सब करके आपकी हैबिट भी बन गई और कंपटीशन भी खत्म हो गया। और अब इन प्लेटफॉर्म्स के पास एक सवाल था कि इन यूजर्स का अब हम करें क्या? और इस सवाल का जवाब सिंपल है, बेचो, क्योंकि इसके बाद स्टेज 2 शुरू होगी। बट उससे पहले आप में से 66% लोग जो इन वीडियोस को देखते हो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जिससे ग्रोथ रुकी हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार चेक कर लेना, अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज कर लो। अब इसी के साथ हम स्टेज 2 में एंटर करेंगे जिसका नाम है सेलिंग योर अटेंशन। तो इस स्टेज में प्लेटफॉर्म अपना असली कस्टमर ढूंढता है जो कि है एडवर्टाइजर्स। अब हम सिर्फ कस्टमर्स नहीं रहेंगे, अब हम प्रोडक्ट बनेंगे और इसको भी 3 एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें से पहला है Amazon। तो आप अभी Amazon पे जाके कुछ भी सर्च करो, ईयरफोन्स, कुकर, शूज, कुछ भी, जो भी पहले के 2-3 रिजल्ट्स हैं उनको ध्यान से देखो। स्पॉन्सर्ड, 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 यानी कि शुरू की 2-3 चीजें तो ये स्पॉन्सर्ड दिखाएगा, फिर जब आप स्क्रॉल करोगे तब ऑर्गेनिक चीजें दिखेंगी। 85% सर्चेस में पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट तब तक नहीं आता
जब तक हम स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को स्क्रॉल नहीं करते। और लोग जनरली पहले के 2-3 प्रोडक्ट्स ही देखते हैं, और ये कोई नॉर्मल एड्स थोड़ी ना है। Amazon के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और Reuters की रिपोर्ट से पता चला है कि Amazon अपने खुद के ब्रांड्स जैसे Solimo और Amazon Basics को ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर आर्टिफिशियली पुश करता है। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने दूसरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की एकदम टोटल कॉपी ही बना दी। और ऐसा नहीं है कि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे थे इसलिए ऊपर थे, वो ऊपर थे क्योंकि ये Amazon के थे। फिर CCI ने भी यही बोला कि Flipkart और Amazon ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां पे कुछ सेलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर है और ये खुलेआम हो रहा था, यानी कि हमारे ही डेटा को हमारे ही अगेंस्ट यूज कर लिया गया। दूसरा एग्जांपल तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिसका बिजनेस मॉडल ही स्पैम कॉल्स पे था, आज वही स्पैम कॉल्स का कारण भी है। हाँ, मैं ट्रू कॉलर की ही बात कर रहा हूँ। और ये हर किसी के फोन में कभी ना कभी तो था ही। और इंस्टॉल करने का रीजन भी सबका सेम ही है कि भाई अननोन नंबर से जब कॉल आती है तो पता चल जाता है कि कौन है। और स्पैम कॉल्स रेड कलर में शो होते थे, तो काम तो ये सही कर रहा था। पर कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा डेटाबेस आखिर इन्होंने बनाया कैसे होगा? तो हुआ ये कि जब आपने इसे इंस्टॉल किया तो आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाती है। यानी जो लोग ट्रू कॉलर यूज नहीं करते थे उनका नंबर भी इनके पास आ गया, और वो भी बिना उनकी मर्जी के। ये एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इस पे आप अगर पढ़ना चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो इससे स्टेज 2 हिट हो गया। सिर्फ इंडिया में 350 मिलियन यूजर्स हैं, जो इनके ग्लोबल बेस का 70% है, और 65 से 70% पैसा एड रेवेन्यू से ही आता है, जो 2023 में लगभग 1083 करोड़ था। और एडवर्टाइजर कौन है? वही जिससे आप बचते हो, बैंकिंग वाले या इंश्योरेंस वाले या टेलीकॉम वाले। ये वही इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स करती हैं। तो स्पैम फाइटर और स्पैम सेलर दोनों एक ही ऐप में है, क्योंकि आपका डेटा बेच दिया गया। अब तीसरा एग्जांपल है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। आप इन्हें मार्केट प्लेस समझते हो, पर असल में अब ये मीडिया कंपनीज बन चुकी है जो रिटेल बिजनेस भी करती है। क्योंकि FY25 में फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 6317 करोड़ टच कर गया, जो इनके टोटल रेवेन्यू का 31% है। और FY23 में यही नंबर लगभग 3300 करोड़ था, यानी सिर्फ 2 साल में 90% ग्रोथ। यानी कि अब इनका असली प्रोडक्ट वो जूते या वो फोन नहीं है जो आप लेते हो, इनका असली प्रोडक्ट है वो स्क्रीन स्पेस जहां पे आपको एड्स दिखाई जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स को बताता है कि कौन से फोन बनने चाहिए और क्यों बनने चाहिए, क्योंकि ये हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं कि आप कौन से फोन का ब्रांड अपनी कार्ट में डाल रहे हो, किसको आप रिमूव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सब कुछ। और यहाँ तो सेलर होना भी एक ट्रैप है, क्योंकि अगर आप एक नए ब्रांड हो तो सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, आपको गोल्ड सेलर स्टेटस के लिए पे टू प्ले मॉडल में घुसना पड़ेगा। और असली गेम तो AI खेल रहा है। ये अक्सर इन हाउस लेबल्स जैसे कि रोडस्टर, HRX को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर करता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा मार्जिन देते हैं। आपको लगता है कि आप बेस्ट डील कंपेयर कर रहे हो, बट एल्गोरिदम वही पुश करता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अब आप स्टेज 2 समझ गए होंगे कि ले दे के आपका डेटा बेचा जाएगा। अब आते हैं उस पार्ट पे जो और गुस्सा दिलाता है, क्योंकि स्टेज 3 में इन्होंने डायरेक्टली हमारी जेब में हाथ डाला है। इसीलिए इस स्टेज का नाम है वसूली। और हम फिर से 3 एग्जांपल्स देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे बड़े से, जो कि है जोमेटो और स्विगी। तो 2022 में जोमेटो और स्विगी पे कोई प्लेटफॉर्म फी नहीं लगती थी, चाहे आप कितने का भी खाना ऑर्डर कर लो। फिर 2023 में 2 रुपए लगने लगे, और इतना छोटा अमाउंट था कि किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन अब 2026 में पर ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस 17.58 रुपीज है, मतलब 3 साल में लगभग 700% का इंक्रीज। और ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस है, इसके ऊपर डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, रेंज चार्ज, स्मॉल कार्ट फी, GST वगैरह ये सब भी है। यानी कि 200 की बिरयानी चेकआउट पे 380 की हो जाती है और पता भी नहीं चलता। पहले ये जो चार्जेस थे ये इतने छोटे थे कि सवाल करना बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन इन एप्स ने ये सिस्टम इस तरीके से बनाया था कि आप ज्यादा सवाल करो ना। अगर एकदम से बढ़ा देते तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस उठते, बट वो 2 रुपए वाली स्कीम इसीलिए फॉलो करी थी। और बुरा हाल सिर्फ हमारा नहीं है, रेस्टोरेंट्स का भी है। रेस्टोरेंट ओनर्स 20 से 30% कमीशंस दे रहे हैं, जो कि पहले 12 से 15% देते थे। ऊपर से गेटवे चार्ज, पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब भी जोड़ दो। फिर विजिबिलिटी के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और ऊपर से इन्होंने अपना खुद का फूड ब्रांड भी लॉन्च कर दिया। जोमेटो ने बिस्ट्रो और स्विगी ने स्नैक, यानी कि वही कस्टमर डेटा यूज करो जो बाकी रेस्टोरेंट से आपको मिला है। और अब ये प्लेटफॉर्म उसी रेस्टोरेंट का कॉम्पिटिटर भी है जिसे ये सर्व करने का क्लेम करते हैं। यानी कि हर जगह से पैसे बस निकाल लो। एक और ऐसा एग्जांपल है जो काफी अनएक्सपेक्टेड है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। हम सब ने बुक माई शो तो यूज किया हुआ है। इसमें एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपने 500 रुपीज की एक कॉन्सर्ट टिकट बुक की
तो जैसे ही आप चेकआउट पेज तक पहुंचोगे तो आपका बिल बन जाएगा 557.75। वो एक्स्ट्रा 57.75 कहां से आया? प्लेटफॉर्म उसे कहता है इंटरनेट हैंडलिंग फीस। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। आरटीआई फाइलिंग्स और आरबीआई के मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर गाइडलाइंस के मुताबिक ये फी टेक्निकली इलीगल है। एमडीआर वो पेमेंट गेटवे फी होती है जो बुक माई शो को ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बैंक को देनी होती है। पर बुक माई शो क्या कर रहा है? वो अपनी कॉस्ट को चुपके से आपके बिल में ऐड कर देता है। 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी जिसने कन्वीनियंस फीस को अलाउ कर दिया, ये कह के कि ये कॉमर्शियल सर्विस है। और इसका नतीजा ये था कि FY25 में बुक माई शो ने सिर्फ ऑनलाइन टिकटिंग से 828 करोड़ कमाए हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा वही हैंडलिंग फी है जो हम बिना सोचे समझे पे कर देते हैं। बट ये तो चलो कंज्यूमर यानी कि हमारी बात हुई। ये लोग तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, कमीशन और बैनर स्पेस के लिए भी पैसे लेते हैं, यानी कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन में ट्रिपल मोनेटाइजेशन। और दुख की बात यह है कि एज अ कंज्यूमर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो पे करो या मिस कर दो। अब आते हैं स्टेज 3 के सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल पे, जो कि है हमारे डिलीवरी और कैब वर्कर्स। 2014-15 का वो टाइम याद करो जब ओला उबर के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते थे और यहाँ बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि इंसेंटिव मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे और आप 1 लाख महीने तक कमा सकते हो। जगबीर सिंह जैसे हजारों लोगों ने गुड़गांव दिल्ली टोल पे वो सपना देखा था और इन्होंने अपनी मोबाइल फोटोस्टेट की दुकान बेच के कार खरीद ली, ये सोच के कि अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि यही तो हर मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है। और यही सेम स्क्रिप्ट 2018 में स्विगी और जोमेटो ने भी रिपीट करी कि भाई हमारे साथ आ जाओ, फ्लेक्सिबल काम देंगे, आपका टाइम होगा, आपकी जिंदगी होगी। दोनों ही सेम प्रॉमिस कर रहे थे, दो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, बट रिजल्ट वही है। क्योंकि 2015 से लेके अब तक ओला उबर ड्राइवर्स की कमाई 1/3 रह गई है। प्लेटफॉर्म का कमीशन 10% से बढ़ के 30% हो गया है, पर जगबीर सिंह के काम करने के घंटे 12 से 14 वो अभी भी सेम ही है। आज वो वही कार चला रहे हैं, वही EMI भर रहे हैं, बट आज वो डेट ट्रैप में। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे कमर्शियल व्हीकल यूनियन ने 3 दिन की स्ट्राइक करी है, यानी कैब, ऑटो और ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर दी कि कमाई बढ़ नहीं रही और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ टाइम पहले डिलीवरी वर्कर्स का हाल भी सेम ही था। 2025 न्यू ईयर ईव पे 3 लाख वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। रीजन सिंपल था कि भाई वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है और ना के बराबर पैसे हैं, ऊपर से 10 मिनट में डिलीवरी करने का प्रेशर अलग। जोमेटो और स्विगी ने स्ट्राइक तोड़ने के लिए एडिशनल बोनसेस भी दिए, क्योंकि इनको भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स और अच्छे वेजेस प्रॉमिस तो किए, बट एंड पे आके मुकर गए। यानी कि यूजर से ज्यादा पैसा लिया, रेस्टोरेंट और ब्रांड को भी निचोड़ा गया है और जो डिलीवरी कर रहा है उसका हिस्सा भी कम कर दिया। मतलब 3 जगह से वसूली। और यही है एनशटिफिकेशन का इंडिया में एंड गेम। ले दे के सारी मेन स्ट्रीम एप्स इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं। अब होने को तो एनशटिफिकेशन अमेरिका में भी हुआ है, यूरोप में भी हुआ है, लेकिन इंडिया में जो हुआ है वो अलग ही लेवल का है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे थे। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया दुनिया का सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इतनी पॉपुलेशन है, इतना सस्ता इंटरनेट है और परचेजिंग पावर भी कम है। मतलब अगर कोई कंपनी यहाँ पे कंज्यूमर हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लेती है तो वो कहीं भी जीत सकती है। बाहर ये बदलाव धीरे धीरे सालों में हुआ है, लेकिन इंडिया में ये इतनी तेजी से हुआ कि हमें समझने का मौका ही नहीं मिला। इंडिया में इन प्लेटफॉर्म्स को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि हम प्राइस देखकर डिसीजंस लेते हैं, इसीलिए हमें बदलने के लिए इन्होंने शुरुआत में दानवीर बनने का नाटक किया था। बट ये करने के प्रोसेस में जो पैसा इन्होंने जलाया है वो इनका थोड़ी ना था, वो इन्वेस्टर का पैसा था। और इन्वेस्टर का एक बड़ा ही सिंपल रूल होता है, द बर्न मस्ट लीड टू द अर्न। जितना ज्यादा इन्होंने फ्री के नाम पे पैसा उड़ाया उतना ही रूथलेसली अब वो पैसा वापस निकाल रहे हैं। और हम इस साइकिल में गलती से नहीं फंसे, हमें टारगेट किया गया। प्लेटफॉर्म्स ने पहले हमें फ्री डिलीवरी और सस्ता डेटा देके ट्रेन किया, फिर इन्होंने लोकल रास्ते जो थे वो बंद कर दिए। ऑटो वाले का नंबर हमने डिलीट मार दिया, किराने स्टोर की जगह ब्लिंकिट आ गया, केबल की जगह नेटफ्लिक्स आ गया, और जब हमारे सारे ऑप्शंस खत्म कर दिए गए तब ये वसूली फेज शुरू हो गया। लेकिन एक चीज है जो ये प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहते कि आप जानो। बात ये है कि ये सिस्टम तभी काम करता है जब आप अनकॉन्शियसली स्पेंड करते हो, जब आप बिना सोचे ऑर्डर करते हो, बिना कंपेयर किए बुक करते हो और बिना सोचे पे करते हो। क्योंकि इस सिस्टम को ब्रेक करने में सबसे ज्यादा अवेयरनेस ही काम आएगी। हम पूरा सिस्टम तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी एक एक ट्रांजैक्शन पे थोड़ा रुक के सोचना शुरू कर देते हैं, तो शायद एक दिन हम वो प्रोडक्ट ना रहें जो ये हमें बनाना चाहते हैं। क्योंकि स्कैम हर साइड से हो रहा है, कोई जेब खाली करना चाहता है तो कोई दिमाग। जेब खाली करने वालों की कहानी आपने अभी सुनी और दिमाग खाली करने वालों की कहानी आप यहाँ क्लिक करके सुन सकते हो। इसमें काफी अच्छी चीजें दिखाई हैं। बाकी मेरा तो आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।